हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आप सबका मैं मुकेश वर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछली क्लास आपको नहीं मिल पाई है, थोड़ा सा तबीयत खराब था तो इस वजह से कल की क्लास नहीं गई। बाकी कंटिन्यूस क्लास जाएगी, तो जो क्लास आपकी छूटी हुई है वो क्लास हम आपको संडे को कवर करा देंगे। तो आइए देखते हैं अगली टॉपिक कौन सी है जो पिछले 2 दिन में महत्वपूर्ण टॉपिक रहे हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहली टॉपिक है इंपॉर्टेंट, पॉल जजारिया के बारे में। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी है पॉल जचारिया के बारे में, जिनको हाल ही में एजुथ चांद पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है। ठीक फ्रेंड्स, तो चर्चा में है अभी पॉल जचारिया। क्यों चर्चा में है? इनको एजुथ चांद पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है। ये कौन सा पुरस्कार है या कैसा पुरस्कार है या किस टाइप का पुरस्कार है? तो यह केरल का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। ओके फ्रेंड्स, एजुथ चांद पुरस्कार केरल का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, जिसके लिए पॉल जचारिया को नामित किया गया है। ये करंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। अब इसके कुछ ट्रेडिशनल पक्षों पे भी चर्चा कर लेते हैं। अगर हम केरल की राजधानी की बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, केरल की राजधानी आपकी तिरुवनंतपुरम है और वहाँ का राज्योत्सव ओणम त्यौहार है। ठीक है, केरल का राज्योत्सव ओणम त्यौहार है आपका। वहाँ पे 3 नेशनल पार्क महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम की दृष्टि से वो स्थित है। एक इराविकुलम है, पेरियार है और साइलेंट वैली है। तो ये 3 नेशनल पार्क केरल में ही स्थित है। कौन कौन से? इराविकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली। यहीं पे इसको आप याद कर लीजिए कि इराविकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? केरल में। पेरियार नदी की चर्चा है या पेरियार नेशनल पार्क की, ये दोनों चीज़ें जब भी चर्चा है तो केरल से ही संबंधित होगी। इसको आप अपने दिमाग में डाल दीजिए। फिर से मैं पढ़ता हूँ एक बार। केरल का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है एजुथ चांद पुरस्कार। इसे केरल का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है, जिसके लिए पॉल जचारिया को नामित किया गया है। ओके, ये करंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। इसके बाद हमने इसके ट्रेडिशनल पक्षों पे अगर बात किया तो केरल की राजधानी आपकी तिरुवनंतपुरम है, वहाँ का राज्योत्सव ओणम है और इराविकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में ही स्थित है। इसके आगे देखते हैं अगली टॉपिक कौन सी है जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पिछले 2-3 दिनों की घटनाओं में शामिल रही है। जियो चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? बीसीसीआई ने महिला T20 चैलेंज का प्रायोजक घोषित किया। किसको? जियो को। जियो को बीसीसीआई ने, ठीक है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया ने जियो के साथ एक करार किया है और उसको महिला T20 चैलेंज का प्रायोजक घोषित किया है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि महिला T20 चैलेंज का प्रायोजक किसको घोषित किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा जियो को घोषित किया गया है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। अध्यक्ष इसके वर्तमान समय में सौरभ गांगुली जी हैं। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो सौरभ गांगुली हैं। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। अगर आपसे बीसीसीआई पुरुषों की प्रायोजक के बारे में पूछे तो इस समय बायजूज है। ठीक है, बायजूज उसका प्रायोजक है। इसके आगे देखिए, अगला इंपॉर्टेंट आपके ओमपुरी जी हैं, जो कि अभिनेता रहे हैं बॉलीवुड के, जिनका देहांत हो चुका है। क्यों चर्चा में है? इनको इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। तो ओमपुरी को इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 दिया गया है मरणोपरांत। तो अगर ये पुरस्कार आपसे पूछे कि किसको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन का लाइफ टाइम पुरस्कार किसको दिया गया है, तो उसका सही जवाब होगा ओमपुरी को दिया गया है। ओके, 3 टॉपिक हमने करंट अफेयर्स की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण थे उनको पढ़ के खत्म किया। फिर से एक बार उस पर अपनी दृष्टि डालते हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे। केरल का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है एजुथ चांद पुरस्कार। पहली बात, एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिली कि केरल का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार का नाम क्या है? एजुथ चांद पुरस्कार। और इसके लिए हाल ही में पॉल जचारिया को नामित किया गया है। एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये था आपका। दूसरा था, बीसीसीआई ने महिला T20 चैलेंज के लिए प्रायोजक की घोषणा की है। किसको? जियो को। तो जियो को महिला T20 चैलेंज की प्रायोजक के रूप में बीसीसीआई ने नियुक्त किया है।
उसकी स्थापना के बारे में पढ़ा। वर्तमान में अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। हेडक्वार्टर बीसीसीआई का मुंबई में है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक था ओमपुरी जी के बारे में, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है कुछ दिन पहले। उनको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। इसके आगे देखते हैं अगली करंट अफेयर्स की टॉपिक ऐसी कौन सी है जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो राजकुमार राव फिल्म अभिनेता हैं, बॉलीवुड के फिल्म अभिनेता हैं राजकुमार राव जी। इनको सिस्का ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आने वाले एग्जाम में अगर आपसे पूछता है कि हाल ही में सिस्का ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है, आपके पास 3-4 ऑप्शन रहेगा। राजकुमार राव दे देगा, रोहित शर्मा दे देगा, ऋतिक रोशन दे देगा, या किसी अन्य सलमान खान दे देगा। तो इसमें से अगर आप इसको पढ़े रहेंगे कि सिस्का ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है, राजकुमार राव को नियुक्त किया गया। तो इसको जब आप ऑनलाइन क्वेश्चन में देखेंगे तो आप तुरंत सही कर लेंगे। 4 विकल्प आपको मिलेगा। तो हाल ही में सिस्का ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? राजकुमार राव को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ 2-3 अन्य ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं। पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछ सकता है, इसलिए क्योंकि इसके ब्रांड एम्बेसडर लीजेंड सचिन तेंदुलकर है। तो पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर आपके सचिन तेंदुलकर है। सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर आपके आमिर खान है। सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर आपके आमिर खान है। पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर आपके सचिन तेंदुलकर हैं। और सिस्का ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में फिल्म अभिनेता राजकुमार राव को नियुक्त किया गया है। तो मुझे लगता है ब्रांड एम्बेसडर के बारे में 2-3 लोगों के बारे में हमने चर्चा कर ली जो कि महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सारे टॉपिक आप नोट करते हुए चलिए। पढ़ने का यही तरीका है। वनडे एग्जाम हो या बाकी कोई एग्जाम हो, जो भी करंट अफेयर है उसको आप नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक आपका है केरला से संबंधित। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? केरला में किया गया है। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है, किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा केरला। आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, केरला, कर्नाटका, यूपी या फिर तेलंगाना। और सवाल पूछेगा आपसे कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है या कहाँ चलाई गई है? तो केरला में चलाई गई है। वेल्ली टूरिज्म प्लेस पर संचालित की जा रही है। इसको कहाँ पे? वेल्ली टूरिज्म प्लेस पर संचालित किया जा रहा है। तो वेल्ली टूरिज्म प्लेस पर इस ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन है। कहाँ पे? केरला में। तो केरला से संबंधित अन्य बातों पे अगर हम चर्चा करते हैं तो केरला में कर्मी बोट, ठीक है, कर्मी बोट रोबोट लॉन्च किया गया था केरला में। किस लिए? कोविड मरीजों की सेवा के लिए। तो कर्मी बोट रोबोट की चर्चा कहीं आए तो जान लीजिए कि यह केरला का रोबोट है, जिसको कोविड मरीजों की सेवा के लिए ही लॉन्च किया गया था। बाकी केरला से संबंधित 2-3 चीज़ें हमने पढ़ी है कि इराविकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? केरला में ही है। राजधानी कहाँ है? तिरुअनंतपुरम है। वहाँ का राज्योत्सव आपका ओणम है। ठीक है, तो केरला के बारे में हमने महत्वपूर्ण पक्षों पे चर्चा कर ली। करंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण यही है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन केरल में किया गया है, जो कि वेल्ली टूरिज्म प्लेस पर संचालित हो रही है। ओके, आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। सतीश प्रसाद सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। सतीश प्रसाद सिंह कौन थे? बिहार के पूर्व सीएम थे। महत्वपूर्ण इसलिए है कि सबसे कम समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड इनका है, ओनली 5 डेज। तो केवल 5 दिनों तक सीएम थे सतीश प्रसाद मिश्र जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बिहार के पूर्व सीएम है जो केवल 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। तो बिहार के टाइम पीरियड में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पे है? सतीश प्रसाद सिंह के नाम पे है। हाल ही में आज लास्ट दिन है, चुनाव हो रहा होगा बिहार में, 10 को वहाँ का रिजल्ट भी आएगा, तो मुख्यमंत्री की चर्चा होगी। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो उनका नाम है सतीश प्रसाद सिंह, जो कि पूर्व सीएम थे। कहाँ के? बिहार के। तो हमने ये टॉप 6 करंट अफेयर्स के टॉपिकों पे चर्चा की है। इसके आगे टॉप 4 करंट अफेयर्स और देखेंगे हम, लेकिन उसके पहले एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए। पाल जजारिया को एजुथ चांद पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है। एजुथ चांद पुरस्कार
केरल के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है, या केरल का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है जिसका नाम है एजुत-चान पुरस्कार, जिसके लिए पाल जचारिया को नामित किया गया है। दूसरा हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक ये पढ़ा कि बीसीसीआई ने महिला T20 चैलेंज के लिए प्रायोजक जियो को नियुक्त किया है। तीसरा हमने ये पढ़ा कि ओमपुरी जी को मरणोपरांत इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चौथी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने ये पढ़ा कि हाल ही में सिस्का का ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव को बनाया गया है। तो सिस्का का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? राजकुमार राव को। पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को, और सीएट टायर का ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान जी को बनाया गया है। इसके बाद हमने पढ़ा भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? केरला में किया गया है, जो कि बेल्ली टूरिंग प्लेस पर संचालित हो रही है। अगला हमने पढ़ा सतीश प्रसाद सिंह के बारे में, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बिहार के पूर्व सीएम थे, मात्र 5 दिनों के लिए सीएम बने थे, तो इनके नाम बिहार के सबसे कम समय तक का सीएम रहने का रिकॉर्ड है, केवल 5 दिन तक सीएम थे, जिनका नाम है सतीश प्रसाद सिंह। तो ये 6 टॉपिक हमने क्लियर किया, बाकी के टॉपिक आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स की टॉप 6 टॉपिक हमने पढ़ के ख़त्म कर लिया है। उसके आगे हम बढ़ते हैं और बाकी के जो 4 और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं उन पे भी अपनी दृष्टि डालते हैं। तो अगली महत्वपूर्ण टॉपिक आपकी है टी.एस. कृष्णन। टी.एस. कृष्णन जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो टी.एस. कृष्णन जी का भी हाल ही में निधन हो गया है। वो एक वायलिन वादक थे। कहाँ के थे? केरला के थे। उनका जन्म केरल में हुआ था। एक वायलिन वादक थे। तो इम्पॉर्टेंट इसलिए है चूँकि इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है और पद्म भूषण भी मिल चुका है तथा संगीत कलानिधि पुरस्कार भी मिल चुका है। तो टी.एस. कृष्णन जी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। पूछ सकता है कि टी.एन. कृष्णन क्या थे या किससे संबंधित थे? तो उसमें से एक ऑप्शन आपको मिलेगा वायलिन वादक थे, कि तबला वादक थे या बांसुरी वादक थे। तो अगर आपको पता रहेगा तो आप इसको सही टिक कर पाएंगे। टी.एस. कृष्णन जी जो कि एक वायलिन वादक थे, केरला में इनका जन्म हुआ था, हाल ही में इनका निधन हो गया है, जो कि पद्म विभूषण और पद्म भूषण तथा संगीत कलानिधि पुरस्कार से भी सम्मानित थे। तो नाम याद रखिएगा, टी.एन. कृष्णन वायलिन वादक थे। यही पूछेगा किससे संबंधित थे, तो टी.एन. कृष्णन वायलिन वादक थे। ओके फ्रेंड्स, पुरस्कार इनको मिला था पद्म विभूषण, पद्म भूषण और संगीत कलानिधि पुरस्कार इनको मिल चुका था। कहाँ के मूल निवासी थे? केरल के थे। केरल में ही इनका जन्म हुआ था। इसके आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका है एच.डी.एफ.सी. बैंक। तो एच.डी.एफ.सी. बैंक के बारे में क्या खबर में है, क्या चर्चा में है? चर्चा में एच.डी.एफ.सी. बैंक इसलिए है क्योंकि इसको एशिया मनी पोल द्वारा, किस पोल द्वारा? एशिया मनी पोल। तो एशिया मनी पोल द्वारा भारत के मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर का अवार्ड दिया गया है या इसको चुना गया है। तो एच.डी.एफ.सी. बैंक को एशिया मनी पोल द्वारा भारत के मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर चुना गया है। किसको? एच.डी.एफ.सी. को। तो अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर किस बैंक को चुना गया है, एच.डी.एफ.सी. बैंक को, एस.बी.आई. को, आई.डी.बी.आई. को या आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को, तो इसका सही जवाब होगा एच.डी.एफ.सी. बैंक को चुना गया है। तो एशिया मनी पोल द्वारा भारत के मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर चुना गया है एच.डी.एफ.सी. बैंक को। तो एच.डी.एफ.सी. बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये भी हम लगे हाथ देख लेते हैं। एच.डी.एफ.सी. बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपके मुंबई में स्थित है। तो कभी पूछे एच.डी.एफ.सी. बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो एच.डी.एफ.सी. बैंक की स्थापना आपकी 1994 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में इसके CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एच.डी.एफ.सी. बैंक इज शशिधर जगदीशन। तो शशिधर जगदीशन को भी हाल ही में नियुक्त भी किया गया है। ये भी करंट अफेयर्स का ही सवाल है। शशिधर जगदीशन को हाल ही में अभी एच.डी.एफ.सी. बैंक का CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। एच.डी.एफ.सी. बैंक चर्चा में क्यों थी? तो चर्चा में इसलिए थी कि एशिया मनी पोल द्वारा, किस पोल द्वारा? एशिया मनी पोल द्वारा इस बैंक को भारत के मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर चुना गया है। किसको? एच.डी.एफ.सी. बैंक को चुना गया है। स्थापना इसकी 1994 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और वर्तमान में भी हाल ही में इसके CEO नियुक्त हुए हैं आपके शशिधर जगदीशन। याद रहेगा आपको। आइए देखते हैं अगली महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है करंट की दृष्टि से।
तो अगली इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी डुटर्टे पाचेको, इनको आईपीयू के 30वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आईपीयू क्या है? अंतर संसदीय संघ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के 30वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है डुटर्टे पाचेको की। तो पूछेगा आईपीयू के 30वें अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो इसका सही जवाब होगा डुटर्टे पाचेको। तो डुटर्टे पाचेको को आईपीयू के 30वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आईपीयू का आपका फुल फॉर्म है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, या हिंदी में इसको कहते हैं अंतर संसदीय संघ। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपसे हिंदी में पूछता है कि अंतर संसदीय संघ का 30वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका नाम होगा डुटर्टे पाचेको। यह आपसे पूछता है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के 30वें अध्यक्ष, 30वें प्रेसिडेंट कौन नियुक्त किए गए हैं, तो डुटर्टे पाचेको आप जानते रहेंगे। किस सत्र के लिए लिया गया है इनको? 2020 से 2023 तक के लिए इनको अध्यक्ष बनाया गया है। तो आईपीयू का अध्यक्ष इनको 2020 से लेकर 2023 तक के लिए नियुक्त किया गया है। किनको? डुटर्टे पाचेको को 2020 से 2023 तक के लिए आईपीयू का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कौन से अध्यक्ष है ये क्रम के हिसाब से? तो 30वें अध्यक्ष है ये क्रम के हिसाब से। हेडक्वार्टर कहाँ पे है आईपीयू का? जिनेवा में। ठीक है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। आईपीयू का हेडक्वार्टर आपकी जिनेवा में है। स्थापना इसकी 1889 में की गई थी। तो आईपीयू की स्थापना 1889 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष डुटर्टे पाचेको हैं, जो 2020 से 2023 तक के लिए आईपीयू के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और क्रम से अगर देखा जाए तो ये 30वें अध्यक्ष हैं। ठीक है, डुटर्टे पाचेको 30वें अध्यक्ष हैं आईपीयू के। अगला देखते हैं आईआईटी मद्रास चर्चा में है। हमने आपसे कहा किसी ना किसी आईआईटी से सवाल जरूर बनता है एग्जाम में। क्यों चर्चा में है आईआईटी मद्रास? तो इसमें आईआईटीएम कोविड गेम, आईआईटीएम मतलब आईआईटी मद्रास ने बनाया है कोविड गेम। तो आईआईटी मद्रास ने एक गेम बनाया है जिसका नाम है आईआईटीएम कोविड गेम विकसित किया है। किस लिए? कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस गेम को बनाया है। आईआईटी मद्रास ने कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए एक गेम बनाया है जिसका नाम है आईआईटीएम कोविड गेम। किसने बनाया है? आईआईटी मद्रास ने बनाया है। आईआईटीएम, एम फॉर मद्रास। तो आईआईटी मद्रास ने एक कोविड गेम विकसित किया है जो कि कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाएगा। कितने क्षेत्रीय भाषाओं में यह उपलब्ध है? अगर सवाल यहाँ से आता है तो 12 क्षेत्रीय भाषाओं में यह गेम उपलब्ध है। 12 क्षेत्रीय भाषाओं में यह कोविड गेम उपलब्ध है। 6 टॉपिक हमने पढ़ा था, बाकी के 4 अभी हमने पढ़ के खत्म किया है। तो आज के करंट अफेयर्स की टॉप 10 टॉपिक हमने पढ़ के खत्म किया है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। टी.एन. कृष्णन जी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया था, एक वायलिन वादक थे। यही पूछेगा, वायलिन वादक थे टी.एन. कृष्णन। एचडीएफसी बैंक को एशिया मनी पोल द्वारा मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर चुना गया है। ठीक है, मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर चुना गया है एचडीएफसी बैंक को। डुटर्टे पाचेको को आईपीयू का 30वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है 2020 से लेकर 2023 तक के लिए। और आईआईटी मद्रास ने एक कोविड गेम विकसित किया है कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। यह गेम 12 भाषाओं में अवेलेबल होगा। तो फ्रेंड्स, आज की करंट अफेयर्स हमने पढ़ के खत्म किया। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, उसकी जगह पे हम आपको संडे को भी क्लास प्रोवाइड कराएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए ये है कि ये क्लास तो कंटिन्यू चलेगी ही, बीच बीच में आपको पॉलिटी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक का लेक्चर है वो भी मैं दूंगा। और इसके बाद पॉलिटी शुरू से लेकर लास्ट तक आपको मिलेगा। उस पर काम चल रहा है, जल्द ही आपको उस पर भी मैटर मिलना शुरू हो जाएगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल कराएं जो करंट अफेयर्स का है। लास्ट में जो गुजारिश मैं आपसे हमेशा करता हूं, आज फिर कर रहा हूं कि फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अपने फ्रेंडों को सजेस्ट करिए चैनल की, यहाँ पे करंट अफेयर की क्लास पर डे चल रही है। आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, पढ़ें और अपनी राय दें। धन्यवाद।